नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के हमारे प्राइम एजेंडाज पे होंगे दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट से जुड़ी कुछ बातों को समझेंगे, फेडरलिज्म के एस्पेक्ट को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा और साथ साथ नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट्स, हम अपने इतिहास को यहाँ पे प्रिजर्व करना चाहते हैं तो ये देखेंगे इससे जुड़ी कुछ बात। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या वाकई पिक होने वाला है? अब देखो आरबीआई ने भी मॉनेटरी पॉलिसी ईज आउट कर दी है, प्लस गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी जो है उसको थोड़ा ईज आउट किया है, मतलब हमारे यहाँ पे जो टैक्स रिबेट वगैरह दी है उसको समझा जाएगा क्या वाकई उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पिक होगा। और दूसरी चीज़, डोनाल्ड ट्रंप जो ट्रेड वॉर कर रहे हैं उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू लुक इनटू। एंड देन डोनाल्ड ट्रंप ही हैं जो डील बनाने में बहुत फेमस हैं, कि उनको डील करना बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे वो यूक्रेन से एक डील करेंगे यहाँ पे कि अगर हम मदद कर रहे हैं तो फ्री में मदद नहीं होगी। फ्रीबीज एंड वेलफेयर स्कीम्स में क्या डिफरेंस होता है? सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट आर टू बी कवर्ड इन टुडेज न्यूज़पेपर। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और पीवाईक्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। तो बीजेपी ने जो है इलेक्शन जीत लिया है दिल्ली से, केजरीवाल की छुट्टी हो गई है। ठीक है, केजरीवाल खुद अपना इलेक्शन जो है वो हार गए हैं। अब यहाँ पे जो हमारी एग्जाम सेंट्रिक डिबेट है वो ये है कि भाई क्या एक तरीके से सेम पार्टी होना सेंटर में और आपके स्टेट में क्या वाकई वो हमारे लिए इफेक्टिव होता है? इज इट इफेक्टिव टू हैव अ सेम पार्टी? क्योंकि उसको बोल रहे हैं ना डबल इंजन सरकार। ठीक है, तो ये सो कॉल्ड डबल इंजन जो सरकार है, तो इज इट गुड फॉर अस और बैड फॉर अस? दैट इज समथिंग वी हैव टू सी हियर। देखो इसके अंदर एक गेम समझना है आपको कि आपके जो एजेंडाज हैं वो ज़रूर कोऑर्डिनेटेड वे में चलते रहेंगे। ठीक है ना, इसका बेनिफिट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होता, होता है, कोऑर्डिनेटेड वे में आपके एजेंडा चलते रहेंगे। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जो नेशनल मुद्दे हैं उनका जो इन्फ्लुएंस है, नेशनल इश्यूज, वो आपकी जो लोकल पॉलिटिक्स है उसके अंदर कहीं ना कहीं आने के चांसेस बने रहते हैं। सो दैट इज समथिंग जो प्रॉब्लमेटिक है और जो हमें दिखता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अब सोचना होगा कि कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाए। अब एक तरीके से समझा जाए तो 1967 से पहले का अगर मैं टाइम बताऊं तो 1952 में हमारे यहाँ पे पहली बार इलेक्शन हुए थे। तो उससे पहले अगर आप देखोगे तो कांग्रेस की सरकार होती थी, यूनियन में भी सरकार कांग्रेस की थी और मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर जो है वहाँ पे भी सरकार जो है वो कांग्रेस की बना करती थी। ठीक है, लेकिन पोस्ट दैट हमें देखने को मिला कि रीजनल पार्टीज भी आने लग गई हैं। अब देखिए रीजनल पार्टीज जब वहाँ पे आने लगी तो उसके अपने फ़ायदे हो गए। फ़ायदे इन द सेंस दैट लोकल इश्यूज़ को ज़्यादा ध्यान से समझा जाने लगा, ये हमने देखा वहाँ पे। जो भी उनकी एस्पिरेशंस थी, लिंग्विस्टिक और बाकी चीज़ों की डिमांड होती थी, उस चीज़ को अच्छे से एड्रेस किया गया, तो उस हिसाब से तो बढ़िया था चीज़। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हुई कि भी इसके बाद कोएलिशन पॉलिटिक्स के अंदर खासकर जब हम देखते हैं 90s का टाइम था तो वहाँ पे कोएलिशन पॉलिटिक्स बहुत ज़ोरों से चलती थी। उसके अंदर इन रीजनल पार्टीज़ का रिप्रेजेंटेशन अब यूनियन गवर्नमेंट में भी होने लगा था। ठीक है, तो ये एक तरीके से और बेटर इक्वेशन बन के आने लगी। लेकिन हमें ये भी पता है कि कैसे जो है ये जो रीजनल एस्पेक्ट्स होते हैं इनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो बहुत ही नैरो थॉट प्रोसेस होता है। दे कैन नॉट सी थिंग्स बियॉन्ड देयर रीजन, उनको अपने रीजनल एस्पेक्ट्स के अलावा दूसरी कोई चीज़ नज़र नहीं आती, नेशनल आउटलुक नहीं होता उनका। तो ये एक कमी है जो हमें देखने को मिलती थी। अब एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे तो 2020 के अंदर ये सवाल पूछा गया, हाउ डू यू थिंक कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन दे हैव शेप्ड द नेचर ऑफ फेडरेशन इन इंडिया? तो किस तरीके से ये कोऑपरेशन वाली चीज़ ने हमारे यहाँ पे हमारा पूरा फेडरेशन को शेप किया है, तो इसको देखते हैं। मैं आपको ये स्पेस समझाता हूँ। तो देखिए पहली चीज़ तो बिल्कुल कोऑपरेशन बहुत अच्छे से चली, ये टाइमलाइन आपको समझना होगा। 1952 से लेके 1967 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत अच्छे से चला काम। उसके बाद कन्फ्रंटेशन जो है वो शुरू हुआ यहाँ पे स्पेसिफिकली 1967 ऑनवर्ड्स, और ये 1990 तक आप बोल सकते हो कन्फ्रंटेशन का ही टाइम रहा, क्योंकि यहाँ पे रीजनल पार्टीज जो हैं वो आने लगी थी एंड दे वर डिमांडिंग मोर ऑटोनॉमी। ज़्यादा उनकी डिमांड थी, वो स्टेट को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। ठीक है, और हमें यह भी देखने को मिलता था कि ये इसी समय था जब गवर्नर की पावर का मिसयूज करके बहुत जगह पे जो है जो आपने प्रेसिडेंट रूल भी बहुत लगाए। ठीक है, तो ये चीज़ दिखती थी, गवर्नर की पोस्ट का बिल्कुल पॉलिटिसाइजेशन इसी टाइम पे हुआ जमकर,
और प्रेसिडेंट रूल बहुत लगे, एक दूसरे की सरकारों को डिसमिस कर दिया जाता था। तो ये सिनेरियो चलता था। इंदिरा गांधी और जनता पार्टी जो है इस तरीके से काम कर रही थी उस समय पे। 1990 के अंदर आप बोल सकते हो कि कोएलिशन पॉलिटिक्स यहाँ पे आ गई, और कोएलिशन के आने से आप देख सकते हो कि कोऑपरेशन जो है, खासकर जो गवर्नमेंट में रहते थे, ठीक है, जो पार्टीज गवर्नमेंट में रहती थी उनके साथ तो होता था कोऑपरेशन, जो ओपोजिशन में होती थी उनके साथ होता था कन्फ्रंटेशन, लेकिन उस लेवल का नहीं, क्योंकि इस समय तक जो है बोमई जजमेंट आ चुका था। ओके, बोमई जजमेंट ने चीज़ों को क्लियर कर दिया था। कौन सी चीज़ क्लियर की थी बोमई जजमेंट ने? दैट इज रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ गवर्नर when it comes to using the power under article 356, प्रेसिडेंट रूल को लेके जो है क्लैरिटी तब आ चुकी थी। तो ये सिनेरियो चला, उसके बाद चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो आगे चलती रही। अब रिसेंटली क्या हुआ, कुछ डेवलपमेंट इस तरीके से हुई कि स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर आने लगे, स्ट्रॉन्ग सीएम, ठीक है। तो चाहे वो जयललिता हो, ठीक, ममता बनर्जी हो, तो ये भी हमें दिखा, केजरीवाल भी एक तरीके से आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग सीएम थे। तो अभी आज की डेट में तमिलनाडु के अंदर स्टैलिन साहब हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सीएम हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी ओपोजिशन के स्ट्रॉन्ग सीएम आने लगे थे वहाँ पे कन्फ्रंटेशन जो है वो फिर दोबारा हमें देखने को मिल रहा था, ठीक। नॉट जस्ट दैट, कन्फ्रंटेशन के अलावा कंपटीशन भी होने लगा है अभी यहाँ पे। ओके, तो आज की डेट में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी है। तो सब लोग ये क्लेम करते थे कि उन्होंने मोदी जी से अच्छा काम किया। सो ये चीज़, ये रिसेंट आप बोल सकते हो कि डेवलपमेंट चल रही है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म चल रहा है। देन वी हैव नीति आयोग जैसी जो है एंटिटीज़ आ गई हैं, जीएसटी काउंसिल है, ठीक है, जहाँ पे सब लोग साथ में मिलके काम करते हैं। और अगर आप इनका कंट्रीब्यूशन देखोगे तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के फ्लैग बेरर बने थे कि भी नीति आयोग, जीएसटी काउंसिल, इसमें सेंटर स्टेट जो है दोनों साथ में मिलके डिसीजन लेते हैं। तो वहाँ से आप बोल सकते हो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ज़बरदस्त तरीके से चला है। तो ये पूरी टाइमलाइन है जो हमने यहाँ पे देखी है, तीनों टाइप के फेडरलिज्म यहाँ पे चल रहे हैं। तो अब आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, ये चलता रहेगा। दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। जब तक सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो छोट मोट जो है चीज़ें चलती रहती हैं, एंड दिस इज हाउ द डेमोक्रेसी वर्क्स। देर इज ऑलवेज अ डिबेट, देर इज ऑलवेज अ केओस, देर इज ऑल्सो ऑलवेज अ डिमांड। चलिए, तो ये थी पूरी कहानी। अब देखो आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? ओके, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो बिल्कुल फीचर है भाई। सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो आपको इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए। दूसरी चीज, पावर हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बिल्कुल 7th शेड्यूल के अंदर क्लियर आप लिख सकते हो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट सब डिवाइडेड है। और तीसरी है, फेडरेटिंग यूनिट हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे सभी स्टेट्स की पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट है, तो उस हिसाब से जो है अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। यूपी की सबसे ज़्यादा 31, बाकी कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नागालैंड वगैरह की सिंगल सीट्स आप बोल सकते हो राज्यसभा में आती है। अब अगला है कि इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट। नहीं, ये तो बात गलत थी ना, वो तो यूएस फेडरलिज्म है, वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था। इंडिया के अंदर तो कोई एग्रीमेंट इस तरीके की बात हुई नहीं है। और हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, तो बात बिल्कुल क्लियर है कि भी हमारे यहाँ पे एक तरीके से इनडिस्ट्रक्टेबल फेडरल सिस्टम है यहाँ पे, ठीक, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। ओके, जब चाहे आप स्टेट्स का नक्शा बदल सकते हो, लेकिन यूनियन का नक्शा जो है वो कभी नहीं बदलेगा। तो ये बात क्लैरिटी के साथ हमारे यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। दिस इज द फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, दैट इज द कंप्लीट डिटेल। आगे बढ़ते हैं तो नेशनल मिशन ऑन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लेके बात है यहाँ पे। 500 करोड़ जो है अभी एक तरीके से गवर्नमेंट ने डिमार्केट किए हैं। अब देखो, ये नेशनल मिशन ऑन मैन्यूस्क्रिप्ट जो है ये 2003 में स्टार्ट हुआ था, और आइडिया यही था कि हम अपने मैन्यूस्क्रिप्ट की जो हमारी वेल्थ है, जो हमारी ट्रेडिशनल वेल्थ है, उसको प्रिजर्व करके रखेंगे। फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये ज़रूरी है ये काम करना। आपको आपके इतिहास के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आप ऑटोनॉमी इनिशिएटिव की बात करें तो यहाँ पे ये जो है एक तरीके से ये ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करती है, ठीक है। और सेंटर हैज़ एलोकेटेड नियरली 500 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर्स, जो पे स्पेशल फाइनेंस कमेटी के थ्रू ये पैसा डिस्पर्स किया जाएगा। तो 491 करोड़ दिया गया है इसको टिल 2031। ओके, तो ये चीज़ है यहाँ पे। अब देखो, ये एक सिस्टम चल तो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो गया। तो दूसरी बात आ रही है कि इंटीग्रेशन विद ज्ञान भारतम मिशन।
तो अभी ये अनक्लियर है कि ज्ञान भारतम मिशन उसको क्या इस नेशनल मिशन और मैन्युस्क्रिप्ट के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन क्या करता है, ये सर्वे करता है, डॉक्यूमेंट करता है और कंजर्व करता है अलोंग, या इन्होंने 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो नेशन वाइड प्रिजर्व करनी है। तो दोनों का एक तरीके से ऑब्जेक्टिव सेम सा नज़र आ रहा है, तो ऐसे में उनको मर्ज करना ठीक होगा। दूसरी चीज़, अचीवमेंट ऑफ नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करेंगे। इट रिकॉर्डेड ओवर 5.2 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स अक्रॉस द कंट्री, कंजर्व्ड 90 मिलियन फोलियोज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। ओके, और डिजिटलाइजेशन की बात करें तो 3.5 लाख मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं अभी तक डिजिटलाइज हो चुके हैं। टोटल पेजिंग जो है 3.5 करोड़ पेजेस को डिजिटलाइज किया गया है। सो दैट इज समथिंग विच इज़ रिमार्केबल। अब देखिए दोनों का ही ऑब्जेक्टिव सेम है, दैट्स वाई मर्जिंग दैम, इंटीग्रेटिंग दैम इज़ यू कैन से अ राइट थिंग टू डू, वो ज़्यादा बेटर होगा। क्लियर? सो दैट इज समथिंग वन हैज़ टू सी हियर। आगे चलते हैं। अब देखिए बात और डिबेट बनती है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या वाकई ही हमारे यहाँ पे इंक्रीज़ होने वाला है। देखिए अब तक अगर आप पिछले 5 साल की कहानी देखेंगे तो वी आर आउटराइटली रिलाइंग ऑन द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, सरकार पैसा खर्च कर रही है और हम उसके ऊपर जो है एक तरीके से डिपेंडेंट हैं। तो दैट इज समथिंग वन हैज़ टू सी। टैक्स और मॉनेटरी स्टिमुलस की बात करें तो गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इनकम टैक्स ब्रेक्स टू स्टिमुलेट द कंज्यूमर। ओके, बात यही है कि डिस्पोजेबल इनकम हाथ में ज़्यादा होगी और उसके बाद आप देख सकते हैं कि वो स्पेंड करेंगे पैसे को। ठीक है, दूसरी चीज़, रिजर्व बैंक ने जो है अभी ईज आउट किया है रेपो रेट को, और वो रेपो रेट वाला जो बेनिफिट है जब वो कंज्यूमर तक जाएगा, ठीक है, अब वो कंज्यूमर तक कब जाता है कब नहीं जाता वी डोंट नो, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन उसके बाद बैंक्स कब अपने रेट को कम करते हैं। तो अगर बैंक रेट को कम करते हैं तो डेफिनेटली कंज्यूमर को बेनिफिट होगा। आपके लोन और आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो यहाँ पे सस्ती हो जाएंगी। ठीक है, और वो थोड़ी ईज हो जाएंगी, उसका भी बेनिफिट होगा। बेनिफिट इन द सेंस दैट अगेन दैट इज़ गोइंग टू पुश अप द डिमांड, वहाँ से भी डिमांड होगी क्योंकि लोग जो है वो या तो स्पेंड करेंगे या सेव करेंगे, दोनों में ही बढ़िया बढ़िया काम होगा। अगर वो सेव करते हैं, अगेन दैट सेविंग विल बी डन विद द बैंक्स, क्योंकि हमने एक ट्रेंड देखा था कि बैंक्स के पास पैसा नहीं आ रहा, स्पेंड कर रहे हैं तो डिमांड क्रिएट हो रही है। तो दोनों लिहाज से बहुत बढ़िया चीज़ है जो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स कहीं ना कहीं हमें दिखे हैं, आरबीआई और इन दोनों से हमें फ़ायदा होने की उम्मीद है। अब इन्वेस्टमेंट कैसे होगा कैसे नहीं होगा उस चीज़ को सोचना है। अब देखो कंजम्पशन वाले पॉइंट पे देखें तो ठीक है, कंजम्पशन हमारे यहाँ पे अब ज़्यादा होगा, तो आप कुछ एक पर्टिकुलर सेक्टर्स जो कंज्यूमर वाकई ही टारगेट करता है उन पे फोकस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम अपनी इकोनॉमी की हालात देखें तो रूरल इकोनॉमी अच्छी चल रही है, वहाँ से डिमांड ठीक ठाक आ रही है। प्रॉब्लम इज़ विद द अर्बन, यहाँ पे जो है थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है मामला। ठीक है, बिकॉज थिंग्स आर नॉट पिकिंग अप। आपके यहाँ पे अर्बन एरियाज जो हैं दे वर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टुवर्ड्स योर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ओके, और वही चीज़ ईयर आफ्टर ईयर जो है वो इम्पैक्ट हो रही है, जो ग्रोथ रेट है दैट हैज़ गॉन डाउन। सो दैट पॉइंट हैज़ बिन लुक्ड इनटू, ग्रोथ रेट कम हुआ है, ये जो है थोड़ा सा अलार्मिंग है हमारे लिए। क्लियर? तो अभी आज की डेट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या वाकई पिक होगा, उसको लेके सवाल इसीलिए भी बनता है क्योंकि अगर ये लोन ईज आउट हो गए हैं तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स दे मे नॉट रश टूवर्ड्स इन्वेस्टिंग राइट नाउ, बट दे मे वेट फॉर 6 months और सो। 6 महीने का टाइम वो दोबारा देखेंगे, क्या पता इन फ्यूचर आरबीआई जो है वो फर्दर जो है इसको कम कर दे, तो दे विल वेट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, बिकॉज रेपो रेट एट पॉइंट इज 6.25 विच इज स्टिल हाई। इसको अभी भी आप हायर कैटेगरी में ही काउंट करेंगे एंड थिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड। क्लियर? सो दैट इज द की पॉइंट हियर। अब बैंक क्रेडिट का मेजर रोल है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज क्लोजली लिंक टू बैंक क्रेडिट ग्रोथ रादर दैन टू सेविंग्स लेवल। और पिछली जो प्रीवियसली अगर आप देखोगे, हाई बैंक क्रेडिट ग्रोथ लेड टू रोबस्ट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, बट recent years have seen a slowdown in the credit growth. Okay, तो ये चीज़ अभी देखने को मिली है। अच्छा, लैक ऑफ कंज्यूमर डिमांड की बात करें इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर डिस्करेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। पब्लिक अनसर्टेनिटी और अनफ्रेंडली गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो अभी भी एक तरीके से बैरियर की तरह काम कर रही है। ओके, और अभी देखना होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है। देखो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर हम रियल एस्टेट वगैरह समझते हैं ना तो वहाँ पे इमीडिएटली रिटर्न नहीं आता है, तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म लोन ही चाहिए होते हैं। ठीक, अब इंडिया के अंदर ये बोला जाता है कि लॉन्ग टर्म लोन नहीं मिलते, लॉन्ग टर्म इन द सेंस 15 साल 20 साल,
इतने लंबे लंबे लोन चाहिए होते हैं, तो वो चीज़ इंडिया के अंदर अभी तक नहीं होती और वो प्रॉब्लमेटिक है। तो उस चीज़ को एड्रेस करना ज़रूरी है कि ठीक है क्रेडिट तो होगा, लेकिन इस तरीके से क्रेडिट भी आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बाकी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे मेन लड़ाई है। कंज्यूमर स्पेंडिंग अगर इंक्रीज होती है तो डिमांड पिक होगी, लेकिन वो सिर्फ कंज्यूमर गुड्स में होगी जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कंज्यूम करते हैं। तो उस हिसाब से तो ठीक है। बाकी उम्मीद ये भी है ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी इसका बेनिफिट होगा। ओके, तो वेट एंड वॉच है किस तरीके से काम चलता है यहाँ पे। और अब देखते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे, बट 6 मंथ्स का टाइम हमें वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वी डू हैव क्लैरिटी वेदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू पिक अप और नॉट। ओके, सो द पॉइंट हियर इज ट्रम्प ट्रेड वॉर जो है स्टार्ट कर दिया, 25% टैरिफ लगाया कनाडा और मैक्सिको पे। उसके बाद इन्होंने 30 डेज का पॉज कर दिया। ठीक है, 30 डेज का पॉज किस लिए किया? बिकॉज वो डील कर रहे हैं, वो बेसिकली कनाडा और मैक्सिको को एक तरीके से फेंटानिल नाम का ड्रग है उसको कंज्यूम कह रहा हूँ, उसको स्टॉप करने के लिए कह रहे हैं। वो ड्रग एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हर साल 70,000 लोग जो है उस फेंटानिल की वजह से मर जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसी को ध्यान में रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशराइज किया इनको। इन दोनों कंट्रीज़ ने अश्योरेंस दिए कि मैक्सिको ने तो बोला कि हम 10,000 फौजी लगा देंगे बॉर्डर पे और ये बॉर्डर मैनेजमेंट बेटर करेंगे, बट वी नीड टू सी कैसा उसका इम्पैक्ट होता है। दूसरी चीज़, उन्होंने कनाडा के ऊपर चाइना के ऊपर जो है वहाँ पे भी इन्होंने हाइक किया है, बट चाइना इज़ नॉट, यू कैन से, पेइंग एनी अटेंशन टू दैट। चाइना तो है वो तो काउंटर लगा रहा है, ठीक, जवाब दे रहा है, मतलब तुम मेरे पे लगाओगे मैं तुम पे लगाऊंगा। तो चाइना ने ऑलरेडी कुछ एक जो है मिनरल एक्सपोर्ट्स के ऊपर चीज़ें टफ कर दी हैं यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, वो देखना पड़ेगा उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अब ग्लोबल मार्केट इम्पैक्ट ज़रूर है, स्टॉक मार्केट ज़रूर वोलाटाइल है बिकॉज ऑफ दीज डेवलपमेंट्स, बिकॉज क्लैरिटी नहीं आ रही है कि जो हमारा ग्लोबल ट्रेड है वो वाकई ही किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, दैट इज़ द प्रॉब्लम हियर। और स्पेसिफिकली जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके फ्यूचर के ऊपर भी डाउट है। प्लस एक नया ट्रेंड देखने को मिला है, कंट्रीज दे आर मोर प्रेफरिंग टू गो फॉर द बायलेटरल ट्रेड रिलेशंस। तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और उसकी तरफ ज़्यादा जो है एक तरीके से कंट्रीज का रुझान है। इंडिया इज ऑल्सो हेडिंग टूवर्ड्स दिस, बट ये चीज़ है तो इसका ग्लोबल इम्पैक्ट ज़रूर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? कनाडा ने, मैक्सिको ने बोला कि 10,000 नेशनल गार्ड ट्रूप्स वहाँ पे डिप्लॉयड होंगे, और कनाडा में कमिटमेंट दिया कि हम लोग क्राइम और ड्रग्स जो बॉर्डर से यूनाइटेड स्टेट्स में जाते हैं उसको रोकेंगे। बट ये कब तक क्या रियलिटी ऐसे दिखेगी, वी हैव टू वेट एंड वॉच। ठीक, अब देखिए ब्रॉडर कंटेक्स्ट में देखें तो जस्टिफिकेशन फॉर टैरिफ इसलिए दिया गया, उन्होंने कहा कि ट्रंप इज गोइंग टू मेक डील एंड दिस इज द नेशनल इमरजेंसी। हमें जो है ये ड्रग्स के इनफ्लो को रोकना है, इलीगल जो इमिग्रेशन हो रहा है उसको रोकना है। ठीक है, और उन्होंने टैरिफ हाइक को एक तरीके से अनकन्वेंशनली यूज़ किया है। दैट इज़ समथिंग ही इज़ डूइंग दिस, दीज आर जस्ट प्रेशर टैक्टिक्स। ओके, तो आप इसको प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में देख सकते हो कि वो दूसरे पार्टी के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ज़रूर है यहाँ पे, कंज्यूमर प्राइसेस जो हैं वो यूएस के अंदर ही इंक्रीज हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज टैरिफ, बिकॉज इट्स अ ट्रेड वॉर। यूनाइटेड स्टेट्स अभी भी बहुत कुछ चाइना से मंगाता है, और चाइना अगर हाइक करेगा तो फिर ज़रूर यूएस के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर ज़रूर यहाँ पे हो सकता है। एंड देन दिस इज़ अ रॉन्ग ट्रेंड ऑफ वेपनाइजेशन ऑफ टैरिफ। तो हाउ कम यू आर यूजिंग दिस एज अ वेपन? तो ये तो गलत चीज़ है ना, बिल्कुल भी। आप इंटरनेशनल ट्रेड का एक तरीके से बहाना बना के पहले दूसरी दुनिया को, पूरी दुनिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हो, और उसके बाद फिर आप धमकियाँ दे रहे हो, तो ये नुकसानदायक चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में ये कितना जाएगा, लेकिन इसके ग्लोबल रिपरकशन होंगे, बिकॉज नेक्स्ट टारगेट यूएस का या तो यूके होगा या यूरोप होगा। इंडिया के साथ मोदी जी वैसे ही डील कर लेंगे, तो वी आर होपफुल दैट इंडिया के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट दे विल कम लुक इनटू। अब बात करते हैं फ्री बीज और वेलफेयर स्कीम्स कैसे अलग होती हैं। तो पहले चीज़ आप समझ लीजिए, फ्री बी जो टर्म है उसको नेगेटिव कॉनोटेशन के अंदर देखा जाता है। ठीक है, एक तरीके से इसका मोरल हजार्ड होता है। ओके, इससे बेनिफिट नहीं होता, इसका मोरल हजार्ड है। तो सपोज कीजिए जो फार्म लोन वेवर होते हैं, ठीक है, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होता, वो एक रॉन्ग ट्रेंड सेट करता है कि फार्मर्स कभी भी अपना लोन रीपे करेंगे ही नहीं। सो नॉट टू पे लोन, ठीक, ये ट्रेंड हमें देखता है और कई बार ऐसा होता है। दूसरी चीज़, अगर आप वेलफेयर स्कीम्स की बात करें तो वेलफेयर स्कीम्स के अंदर जैसे अब बिहार गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी,
सो दे वर प्रोवाइडिंग बाइसिकल्स टू गर्ल्स। ओके, तो गर्ल्स जो स्कूल में जा रही हैं उनको बाइसिकल देना, दैट्स अ गुड थिंग, वो अच्छी चीज़ है एक तरीके से, उसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगा। दैट्स वाई वी लेबल इट एज अ वेलफेयर स्कीम। या फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करें तो फूड सिक्योरिटी, खाना इज समथिंग बेसिक टू अस एंड एड्रेसिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट, वो हमारे लिए ज़रूरी है, उसके अंदर कोई पॉइंट, कोई प्रॉब्लम ऐसा जो है वो नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर कोई अगर ये बात करे कि एक बेसिक इनकम मिलनी चाहिए बिना काम किए, तो वो चीज़ एक तरीके से गलत हो जाएगी, बिकॉज वो गलत ट्रेंड एनकरेज करेगा कि आप कुछ भी काम मत करो और फिर भी जो है आपको जो है पैसे दे दिए जाएंगे, तो वो फ्री बीज में काउंट होगी, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, एंड दैट इज प्राइमरीली डन फॉर दिस थिंग, इलेक्टोरल गेन्स। ओके, तो ये दो चीज़ें हैं जो हमें डिफ्रेंशिएट करके समझनी चाहिए। जो फ्री बीग्स है इसको कर्टेल करना चाहिए, ज़रूरत जैसे फ्री की सब्सिडी दी जाती है, ओके, इसको ज़रूर आप कर्टेल करेंगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर। और वेलफेयर स्कीम्स जो है वो आप फिर भी कंटिन्यू कर सकते हो, बिकॉज वी आर अ वेलफेयर स्टेट। हमारे यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ये लिखा है कि हमारे जो है इंडिया के अंदर हम वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट के अंदर चलते हैं, तो उस हिसाब से उस वैल्यू को आपको अपहोल्ड करके चलना होगा। क्लियर? सो आगे बढ़ते हैं। ट्रम्प डिमांड्स यूक्रेनियन रेयर अर्थ मेटल्स। ओके, सो जर्मन चांसलर ने उनको क्रिटिसाइज किया है। तो बेसिकली अब देखिए रेयर अर्थ मेटल कहाँ यूज़ हो रहे हैं आज की डेट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स वहाँ यूज़ हो रहे हैं। अब पहली चीज़ मैं बता दूं, रेयर अर्थ मेटल में काउंट किसको आप रेयर अर्थ मेटल बोलते हो, तो देखिए इसके अंदर नॉर्मली लार्जली हम 17 मेटल ग्रुप्स को समझते हैं, ठीक है। 17 में कौन से होंगे, 15 तो हो गए आपके लैंथेनाइड, तो ये अलग से ग्रुप है लैंथेनाइड लैंथेनाइड का, तो वो आ गए इसके अंदर, और दो इसके अंदर होते हैं स्कैंडियम और एक होता है येट्रिम। तो ये दो और स्कैंडियम आपके इसमें, इनको हम रेयर अर्थ मेटल के कैटेगरी में डाल देते हैं। इसके यूजेस इलेक्ट्रॉनिक्स, सोफिस्टिकेटेड चिप्स, ओके, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स में जो है स्पेस इंडस्ट्री, एंड देयर आर हाई प्रोफाइल यूजेस एसोसिएटेड विद दिस रेयर अर्थ मेटल। अब रेयर अर्थ मेटल क्या पूरी दुनिया के अंदर बहुत रेयर है इसलिए इसका नाम रेयर रखा गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। पॉइंट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन। ओके, तो कितना वायबल है इसका, बात ये है। कई जगहों पे ये बहुत स्कैटर्ड है, तो इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा, वहां से आप इन मेटल्स को निकालिए। अब चाइना के अंदर 90% जो हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है काम, उसके अंदर चाइना मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो पूरी दुनिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी को खत्म करना चाहती है, इसलिए वो दूसरी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब अगर हम प्रेजेंस की बात करें, इंडिया में भी मिलता है, रशिया में भी मिलता है, ब्राज़ील में मिलता है, यूएस में बहुत थोड़ा सा मिलता है, वियतनाम में ठीक ठाक मिलता है 22 यूनिट्स। ओके, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि भी इतने यूनिट के साथ ये तो वायबल है, ठीक, स्टिल इट इज़ पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट इट। ये डेंस, जहाँ पे डेंसली लोकेटेड होगा, डेंसली अवेलेबल होगा, वहाँ पे तो आप इसको जो है फाइनेंशियली निकाल सकते हो, वहाँ पे इसको बिजनेस बना के आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बट नॉट एल्सवेयर। ओके, क्योंकि स्कैटर्ड होगा तो आप उसका करोगे क्या, बहुत ज़्यादा पैसा उसमें निकालने में लग जाएगा। तो ये एक चैलेंज है यहाँ पे। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ही वांट्स टू, यू कैन से, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना। और दूसरी चीज़, यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर चला है, चाइना ने भी रिस्ट्रिक्शन को इंक्रीज कर दिया है। किस चीज़ को? एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन, यू कैन से, मेटल्स जो रेयर अर्थ मेटल की कैटेगरी में आ रहे हैं, जैसे विच इज़ डेंटिंग द यूएस स्पेस एजेंसी। यूएस स्पेस जो इंडस्ट्री है उसको जरूर डेंट पहुंचा है वहाँ पे, क्योंकि वो चाइना से ही जो है इंपोर्ट कर रहे थे। तो चाइना ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। ऐसे में यूएस इज़ एक्सप्लोरिंग द ऑल्टरनेटिव्स। ओके, सब लोग चाइना की ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको हटाना चाहते हैं, और ऑल्टरनेटिव एक्सप्लोर करते करते वो पहुंच गए यूक्रेन। अब देखो यूक्रेन के अंदर वॉर चल रहा है, ठीक है, और यूक्रेन के अंदर जो मेटल रिसोर्स वाला एरिया है, दैट इज़ द ईस्टर्न पार्ट जहाँ पे मेजरली वॉर चल रहा है, ठीक। बट ट्रंप हैज़ मेड अप अ स्टेटमेंट, ही वांट्स द रेयर अर्थ मेटल्स दैट आर देयर इन यूक्रेन। और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने कहा कि हाँ हाँ हम रेडी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आओ इन्वेस्ट करो, अलाइज अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करें। ओके, दे आर रेडी फॉर इन्वेस्टमेंट, और ही इज सीइंग दिस इन अ पॉजिटिव लाइट, बिकॉज उस केस के अंदर यूएस का डायरेक्ट इंटरेस्ट बन जाएगा यूक्रेन के अंदर, और फिर वो दम के हेल्प करेगा यूक्रेन की। ओके, तो ये जो है यूक्रेनियन सोच रहे हैं, बाकी जर्मन्स का ये कहना है कि भाई दिस इज़ रॉन्ग।
ये ऐसा सोचना गलत है, हम तो सेल्फिश मोटिव के लिए थोड़ी ना हेल्प कर रहे हैं, आपको जेन्युइन हेल्प करनी चाहिए। रशिया जैसा कंट्री जो है यूक्रेन को बुली कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज द आर्गुमेंट दैट दे आर मेकिंग। सो दीज आर फ्यू टॉपिक्स दैट वर देयर फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच।